अब हमें करा दीजिए हमारी पोएम नंबर 2, पैब्लो नेरूदा कीपिंग क्वाइट, जो कि मजेदार पोएम है। आइए सर, आइए सर, ये रही हमारी कीपिंग क्वाइट। देखो एक वर्ड होता है क्वाइट, क्वाइट, और दूसरा वर्ड होता है क्वाइट, दोनों में फर्क है। क्वाइट मतलब होता है काफी, जैसे यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट, तुम काफी इंटेलिजेंट हो। यू आर क्वाइट ब्यूटीफुल, तुम क्वाइट ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा अच्छा खासा ब्यूटीफुल हो, मतलब बहुत ब्यूटीफुल हो तुम। इसका मतलब एक होता है क्वाइट, कीप क्वाइट, यानी चुप रहो, खामोशी। क्वाइट की बात हो रही है, जैसे कि इसके नाम से पकड़ो, नाम से क्या है, कीपिंग क्वाइट, कि क्वाइट रहना, चुप रहना। चुप रहने का क्या फायदा है, और किसको चुप रहने को कहा गया है? इस पूरी दुनिया को चुप रहने को कहा गया है। तो उसके ऊपर है पैब्लो नेरूदा साहब की शानदार पोएम है, मजा आ जाता है इसको पढ़ने के बाद। तो मैं शुरू करूं क्या? पैब्लो नेरूदा साहब की कीपिंग क्वाइट। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर रोल ऑफ साइलेंस या रोल ऑफ स्टिलनेस को बताया गया है, कि जो खामोशी है उसके क्या फायदे होते हैं। जब सब कुछ खामोश हो जाता है, जहां कोई शोर नहीं होता, तब हम खुद को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? खुद को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इस पोयम में और कुछ नहीं है, तुम्हें बस एक ही चीज को ख्याल करना है, एक ही चीज को याद रखना है। वो क्या है? वो ये रही, वो ये रही, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टिलनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो मतलब खुद का, इंस्पेक्शन मतलब जांच करना, खुद की जांच करना, जिसे वर्ड को क्या बोला जाता है? इंट्रोस्पेक्शन। अब इस पोयम में यही है कि हम खुद को कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, हम कौन है, हम क्या हैं। तो अगर खुद को अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए जरूरी होता है स्टिलनेस या साइलेंस, जहां सब कुछ शांत हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए। तो ये रोल ऑफ साइलेंस को बताती है पोयम, ठीक है। इट ब्रिंग्स यूनिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और क्या बताया गया है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि पूरी दुनिया क्या है? ये पूरी दुनिया एक ऐसा ग्रुप है जब सारे इंसान एक हैं, भाई हैं, सब लोग भाई हैं। ये उसके ऊपर बताता कि एकता, ये जो पूरी दुनिया में सारे जो भी इंसान है, इंसानियत के ऊपर ये पूरी कहानी है, पूरी पोयम है, कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और इंसानी जो भाई बंधुपन है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गई? पोयम तो मैंने तुम्हें यही समझा दी, पोयम तो मैंने तुम्हें यही समझा दी। पोयम में तो कुछ नहीं बचा, पोयम तो मैंने खत्म कर दी यहीं पर। फिर बचा क्या? अब तो सर फॉर्मेलिटी होगी, अब तो बस फॉर्मेलिटी होगी। हां जी, पैब्लो नेरूदा साहब क्या कह रहे हैं? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। वो कहते हैं मैं ना 12 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 6 5। 4 के बाद 5 होता है, 6 होता है। मैथ्स कमजोर है मेरा, जरा बता देना। 1 2 4 5 3 6, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और सब शांत हो जाएंगे। अब ये जो 12 है, 12 पता है किसको दिखा रहा है? घड़ी में सुइयां कितनी होती हैं? 12 घंटे होते हैं ना ऐसे। साल में महीने कितने होते हैं? 12। यानी ये 12 डिनोट कर रहा है पूरे साल को, या फिर घड़ी को, या टाइम को डिनोट कर रहा है, क्योंकि 12 ही आवर्स होते हैं क्लॉक के अंदर भी, एंड 12 मंथ्स होते हैं आपके एक ईयर के अंदर। यानी जो हमारे राइटर है वो कह रहे हैं कि हम पूरे जिंदगी, सालों साल हम शांत रहें। शांत कहने को कह रहे हैं कि शांति रखें। वी ऑल विल कीप स्टिल, हम जैसे हैं वैसे हो जाएंगे। अब कोई ऐसे बैठा है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, शोर नहीं करेगा। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. बहुत गहरा मीनिंग है। राइटर कह रहे हैं कि हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाषाएं आपस में भेद करती हैं, डिस्क्रिमिनेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रशियन से कहना रशियन मत बोलो, किसी जर्मन से कहना जर्मन मत बोलो। लड़ाई इसी की है कि जर्मन है, मैं तो जर्मन बोलूंगा, इंग्लिश नहीं बोलूंगा। ऐसे ही आप इवन इंडिया की बात कर लो, आप साउथ इंडिया में चले जाओ, मैं तो तमिल बोलूंगा, हिंदी नहीं बोलूंगा, मैं तो हिंदी बोलूंगा, मैं गुजराती नहीं बोलूंगा। तो ये भाषाओं की वजह से भी लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रॉब्लम होता है, डिस्प्यूट होता है। दैट्स व्हाई जो पैब्लो नेरूदा इज सेइंग लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, बिकॉज जो लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस क्या लाती हैं? लैंग्वेजेस ब्रिंग डिस्प्यूट। लैंग्वेज बिकम्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का प्रॉब्लम बनती है, या क्लैशेस होती है उसकी वजह से। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, हम 1 सेकंड रुक नहीं सकते क्या? किसी भी लैंग्वेज में नहीं बात करते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स का मतलब यह फाइट करने को है, कि
एक एक सेकंड रुकते और हम ना आर्म्स अपना नहीं हिलाते, यानी लड़ाइयां नहीं लड़ते, फाइट नहीं करते। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मतलब बहुत थ्रिलिंग, एक्साइटमेंट वाला, ये बहुत एक्सोटिक मोमेंट होगा। विदाउट रश, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, विदाउट इंजन्स नहीं चलेंगे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये जो गाड़ियां, ये जो सब चल रहे होते हैं वो भी नहीं चलेंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब एकदम एक अजीब सी खामोशी में डूब जाएंगे, हम एक साथ हो जाएंगे, एक सडन स्ट्रेंजनेस होगा, अजीब सा होगा और हम सब साथ होंगे। यहां इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होगा जब ऐसा माहौल होगा जहां कोई कुछ नहीं कर रहा होगा, सब शांत हो जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जो फिशरमैन है, मछुआरा है, वो सॉरी, वो वेल्स को हार्म नहीं करेगा, वो वेल्स को नहीं पकड़ेगा, उसकी जान नहीं लेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो जो आदमी जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, वो अपने हाथों को देखने का उसको समय मिलेगा कि कैसे उसने अपने हाथ को जख्मी किया हुआ है, ये सॉल्ट को इकट्ठा कर करके। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। अब जो लोग जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जंगे लड़ रहे हैं, ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, यानी एनवायरमेंट से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनका, और वॉर्स विद फायर, और जो फायर से लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तोपे डाल रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, लड़ मर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसी विक्ट्री जो हासिल कर रहे हैं जिसमें कोई सर्वाइव नहीं कर रहा, क्योंकि वहां इंसानियत मर रही है, इंसानियत मर रही है ना, कोई सर्वाइव ही नहीं कर रहा, तो क्या फायदा, पूरा तुमने जंगल बना दिया एक अच्छे से घर को, आशियाने को, एक कंट्री को। तो हमारा पोइट क्या कह रहा है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वो लोग एक क्लीन क्लोथ पुट करेंगे, यानी एक नई शुरुआत करेंगे। या क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या है, एक नई शुरुआत करना, एक नई दुनिया बसाना, एक फ्रेश स्टार्ट लेना। और वो अपने भाइयों के साथ, भाई कौन है, जिसको वो कल तक दुश्मन समझ रहा था, दरअसल वो तुम्हारा भाई ही है। हर इंसान एक दूसरे का भाई ही है, हमें कॉमन बॉन्ड एक साथ करता है, वो है ह्यूमैनिटी। तुम भी इंसान, मैं भी इंसान, तो फिर फर्क क्या रहा, कुछ भी नहीं। इन द शेड डूइंग नथिंग, वो एक शेड में जाएंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे, वहां खामोश बैठ जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। यानी व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, मेरा ये मतलब नहीं कि काम धंधा करना छोड़ दो और मर जाओ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। मैं जानता हूं जैसी जिंदगी वैसी चलती रहनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लोग मर जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness। अगर हम थोड़ा सा सिंगल माइंडेड ना हो, सिर्फ हम एक तरह से ना सोचे बल्कि डिफरेंट वे में सोचना शुरू करें, तो द टाइम विल कम दैट देन वी रियलाइज, जहां हम रियलाइज करेंगे कि जो हमारी सैडनेस है, जो हम डिप्रेशन में है, हमें उसका रास्ता मिल जाएगा, हमें उसका रास्ता मिल जाएगा, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और ये जो ह्यूज साइलेंस है, जो हमारे अंदर जो उदासी है, सैडनेस है, साइलेंस है, वो खत्म हो जाएगी, वो सैडनेस खत्म हो जाएगी, साइलेंस इनफैक्ट माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। जो हम डरते रहते हैं, हमें मौत का डर सताता रहता है, और तरह तरह के जो डर होते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे अगर हम थोड़े वक्त के लिए साइलेंट हो जाएं, खामोशी से अपने बारे में सोचें। सो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे आवर सेल्व्स को और इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे आवर सेल्व्स को। ये लाइन इंग्लिश में लिखनी है मेरा बच्चा, अंडरस्टैंड, इंट्रोस्पेक्ट। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। शायद जो अर्थ होती है वो हमें सिखा दे। हमें अर्थ क्या सिखा सकती है, हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ डेड हो जाता है तभी एक नई शुरुआत होती है। जब सारी चीजें शांत हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, तभी एक नई शुरुआत भी होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम सब शांत रहना और मैं यहां से चला जाऊंगा। इस तरह से पोइट ने यहां से अलविदा ले ली है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस पूरी कहानी में, पूरे चैप्टर में, ये पूरा पोएम में मेनली फोकस किस पे किया गया है, रोल ऑफ स्टिलनेस, रोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या कहते हैं, रोल ऑफ साइलेंस, और रोल ऑफ हाउ टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड इंट्रोस्पेक्शन, उसके बारे में बात की गई है। इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है, बार बार होता है कि क्या जो राइटर है, क्या पोइट है, वो सिर्फ साइलेंस चाहता है, यानी डेथ चाहता है सबकी? नहीं, राइटर डेथ नहीं चाहता, वो टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करता। वो चाहता है कि साइलेंटली हम कुछ, बाय बीइंग साइलेंट, हम साइलेंट होके अपने लिए कुछ समय निकाल सके, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, एंड उससे हमें बहुत फायदा होगा। ये वाली बात है, ठीक है। अब बार बार पूछा जाएगा कि बताओ यहां पे जो इसने बोला है, जो पोइट ने बोला है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, इसमें आपको क्या समझ में आता है कि पोइट कैसा है? तो पोइट बहुत ज्यादा एनवायरमेंटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, उसको परवाह होती है, फर्क पड़ता है किससे, भाई जो वेल मार देते हो तुम, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हो, उससे उसको परवाह है, उसको इसकी बहुत परवाह होती है। आओ चलो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पोएम तो क्लियर है ना, एक एक
स्टैंजा क्लियर हो चुका है, क्योंकि तुमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, जो आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो ज्यादा आएंगे, वो 6 नंबर का आएगा। तो वहां तुम्हें पूरा लंबा लंबा नहीं लिखना है, बल्कि जो ऑप्शंस दिए गए होंगे वो लिखने होंगे, फिलअप्स होंगे वो करने होंगे। अभी कराता हूं। तो एक बात बताओ, क्लियर हो गया इतना? क्या आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं मेरा बच्चा, आगे बढ़ जाऊं? मैं काफी टाइम लेके समझा रहा हूं अच्छे अच्छे से, कि तुम्हें किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। सॉरी। अले अले एता हुआ। हाँ जी, हाँ, इसकी थीम देख लेते हैं एक बार, और थीम बताता हूं। बार बार आज ना मैं तुम्हें यहां से याद करा के भेज दूंगा, तुम्हें खुद रटने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। द पोएम कीपिंग क्वाइट रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ यूजिंग साइलेंस and reflection to better understand and connect with the world. The poet highlights the importance of stillness and observing nature as a way to gain deeper insights into oneself and the environment. के role of silence and understanding ourselves उसी के बारे में है। The speaker suggests that by being silent and mindful one can foster a sense of unity with both nature and others. के silent रह के एक इंसान अपने आसपास में unity ला सकता है, nature को observe कर सकता है और better feel कर सकता है। आ जाओ जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। स्टैंजा है और उसके बाद कांगे जी, ये रहे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसकी थीम बतानी है। अब एक्सट्रैक्ट मैं पढ़ ही नहीं रहा, मेरी पुरानी आदत है, मैं एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ता। क्यों? मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है मेरे बच्चों पे, मेरे छोटे बहन भाइयों पे, कि बिना एक्सट्रैक्ट पढ़े भी आंसर कर सकते हैं एग्जाम में। एक्सट्रैक्ट पढ़ना अच्छे से, अभी तो मैं टाइम बचाने की वजह से नहीं पढ़ता। साइलेंस एलिविएट्स, एलिविएट्स का मतलब होता है रिड्यूस कर देना किसी चीज को, ये वर्ड बार बार यूज होगा। एलिविएट सैडनेस ऑफ अवर लाइफ, साइलेंस जो होती है वो सैडनेस कम कर देती है। हाँ सही बात है। लाइफ एंड डेथ आर पार्ट ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, ऐसी हमने कोई बात पढ़ी नहीं। वी मस्ट कीप अवर लाइफ मूविंग, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा? नहीं। लाइफ इज स्ट्रेसफुल एंड मोनोटोनस, लाइफ इज स्ट्रेसफुल, क्या ये सब हमने पढ़ा इस पोएम में? नहीं, हमने तो साइलेंस के बारे में पढ़ा है। तो क्या पहला आंसर मेरा सही होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है? The poet feels that quiet productivity in place of all activity is desirable. कि productivity ना quiet होनी चाहिए, ऐसा कुछ पढ़ा? नहीं पढ़ा, तो false ही है, सीधी सी बात। The sadness being referred to line 9 is due to, sadness क्यों है? Failure to understand ourselves, कि हम खुद को समझ नहीं पाते। Failure to understand others, हम दूसरों को समझ नहीं पाते। Loss of peers in life, हम हमारे आसपास के लोगों को खो देते हैं। Inability to achieve what we desire, हम वो नहीं हासिल कर पाते जो हम चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो मेरी बात, एक मिनट ध्यान से सुनना। ये ऑप्शंस काफी हैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में, बट मैंने तुम्हें एक बात बताई है, पोयम का कोई भी एक्सट्रैक्ट आ जाए, उसमें कोई भी ऑप्शन दिया गया हो, हमें एक बात पे टिके रहना है कि मैंने पोएम्स में क्या पढ़ा था, मैंने उन स्टैंजाज में क्या पढ़ा था। उसके अलावा चाहे कोई भी बात लिखी हो, वो चाहे कितनी ही सही लग रही हो, मेरे लिए वो सही नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ पियर्स इन लाइफ से हम सैड हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पोएम में हमने ये नहीं, हमने तो बार बार पढ़ा था कि फेलियर टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, कि हम खुद को नहीं समझ पाते और इस वजह से हम सैडनेस हमारे अंदर रहती है। लास्ट वाले पैराग्राफ में पढ़ा था मैंने, ये रहा मेरा बच्चा। क्या मैंने ये नहीं पढ़ा था? क्या मैंने ये नहीं पढ़ा था? क्या ये लाइन मैंने नहीं पढ़ी थी? If we were not so single-minded about keeping our lives moving, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. क्या ये लाइन मैंने नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। क्या मैंने इसका मीनिंग नहीं समझा था? समझा था। वही चीज बस हमें करनी है कि जो हम खुद को समझ नहीं पाते, उसकी वजह से जो हमारे अंदर सैडनेस है, तो हम साइलेंट रह के उसका इलाज कर सकते हैं। क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया? हाँ, सेम क्वेश्चन उठ के आ गया, ये रहा सेम क्वेश्चन उठ के आया। फेलियर टू अंडरस्टैंड अवरसेल्फ, लेकिन देखा जाए तो इनएबिलिटी टू अचीव व्हाट वी डिजायर, ये भी ठीक लग रहा है, तीसरा भी ठीक लग रहा है, दूसरा भी ठीक लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं हूं स्मार्ट टीचर का स्मार्ट स्टूडेंट, मैं इन ऑप्शंस के जाल में नहीं फंसूंगा। इज इट क्लियर और नॉट? मैं ऐसे ही समय नहीं लगा रहा मेरा बच्चा, मैं ऐसे ही समय नहीं लगा रहा, मुझे पता है गड़बड़ कर सकते हो। अभी सब कुछ इजी लगेगा जब मेरे साथ पढ़ रहे हो। एग्जाम अकेले को देना होता है, टीचर को नहीं देना होता। मेरे लिए तो बड़ा आसान है, मैं यूं टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाऊं, है ना, लेकिन मैं टीचर नहीं हूं, मैं कौन हूं तुम्हारा? हाँ ठीक है, आ जाओ। द पोएम हैज बीन रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई ये पोएम? जरा देखना ऑप्शन। कोई एनवायरमेंटलिस्ट है,
फेमिनिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है या लिंगिस्ट है? फेमिनिस्ट, औरतों की बात है। औरतों, विशिंग यू वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। आप सभी को वुमेन्स डे की हार्दिक बधाइयां। और मैं तो ट्रिब्यूट ऐसे दे दूंगा वुमेन्स डे को, वुमेन्स डे का, कि मैंने आज माय मदर एट 66 पढ़ाई, उसमें मैंने मां का रोल बताया। एक औरत कभी मर्द के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि वो मर्द से ऊपर होती है, वो तुम्हें पालती है, मर्दों को पालती है, लड़कों को पालती है एक लड़की, तो वो कभी बराबर तो हो ही नहीं सकती ना। जो चीज ऊंची हो उसको बराबर कह के उसकी तौहीन थोड़ी की जाती है। तो एक महिला, एक औरत हमेशा मर्द से ऊपर रहती है। एक मर्द तो बच्चे जैसा होता है, वो उसको मां बन के उसको पालती है, वो उसकी बीवी बन के उसको पालती है, एक बहन बन के उसको पालती है। हर जगह मर्द को एक औरत चाहिए होती है, क्योंकि वो बच्चा होता है। जो औरत होती है, जो वो काम करती है ना, जितनी मेच्योरिटी वो दिखाती है उतनी कोई नहीं दिखा सकता। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। और लड़कियों की बिल्कुल रिस्पेक्ट करना। एक अच्छा कैरेक्टर वही होता है, एक अच्छा लड़का, वो मर्द वही होता है जिसकी मर्दानगी औरत के सामने झुक के दिखे, वो झुके उसके आगे, उसका सम्मान करे। तो यही एक अच्छा मैं मैसेज तुम सबको देना चाहूंगा कि असली मर्द हो तो औरत की, लड़कियों की, अपनी बहनों की, जो जिनसे रिश्ता नहीं है, उनकी भी रिस्पेक्ट करो, उनके सामने एक अदब से पेश आओ, झुक के रहो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मर्दानगी है। कभी कोई पूछे ना कहां झुकना सबसे अच्छा होता है, झुकने से कहां इज्जत मिलती है, तो वो औरत के आगे। चलो आ जाओ। शाहरुख खान ने एक मूवी में कहा नहीं था कि एक मर्द का सर सिर्फ दो ही औरतों पे झुकता है, एक मां के सामने और एक कोई और सी मां के सामने, और फिर वो हीरोइन के आगे ऐसे झुक जाता है, समथिंग लाइक दैट। कुछ होता है वो, मतलब नॉस्टैल्जिया। ओह माय गॉड, कम आ जाओ। तो भाई बहुत आसान था, सोशल एक्टिविस्ट है, वो सबको बचाने की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एनवायरमेंट को बचाने की बात कर रहे होते तो एनवायरमेंटलिस्ट हो जाता, लेकिन वो सबको बचाने की बात कर रहे थे। राइम स्कीम अभी करा दूंगा, देख लेना। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट। जिंदगी जैसी है वो ऐसी है, जिंदगी वैसी रहेगी। अब उसके बारे में पोएट क्या कहना चाह रहा है? द इंपॉर्टेंस ऑफ लिव लाइफ फुली एंड कॉन्शियसली विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड बाय कांस्टेंट एक्टिविटी एंड द फियर ऑफ डेथ। जो बिना डेथ के डर के जो लाइफ जी जाती है, उसके बारे में बात हो रही है। और भी हैं, ये तुम आराम से कर लोगे। क्या मैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ जाऊं? बस फिर हम हमारी थर्ड पोएम पे पढ़ जाएंगे, मेरी फेवरेट जॉन कीट्स की। आ जाओ। What is Pablo Neruda's complaint against fishermen? फिशरमैन से पैब्लो नरूडा की क्या प्रॉब्लम है? जरा एक लाइन लिख के बताओ इसका आंसर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिशरमैन से क्या प्रॉब्लम, मैंने आंसर करा रखा है। एक लाइन क्या एग्जाम में लिखोगे? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि फिशरमैन से पैब्लो नरूडा की क्या प्रॉब्लम है। लिख के दिखाना जरा, क्या लिखोगे आंसर? There can be life under apparent stillness, explain. लाइफ हो सकती है स्टिलनेस के अंदर भी, उसमें पोएम का क्या पूरी थीम आ जाएगी, पूरा एक्सप्लेन कर देना। दैट इवन इन मोमेंट्स ऑफ साइलेंस एंड एक्टिविटी लाइफ कंटिन्यूज इन सटल वेज बाय पॉजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग वी कैन ऐड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स। के जो स्टिलनेस होता है उसके अंदर भी हम खुद को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। देखूं तो जरा तुमने उसका आंसर फिशरमैन वाले का क्या लिखा? फिशरमैन वाले का क्या लिखा? एज दे किल्ड शार्क्स। शार्क नहीं था दीपक शर्मा, शार्क नहीं था। शार्क बहुत खतरनाक हो गई। शार्क को कौन मारेगा? शार्क को कैसे मार लोगे भाई साहब? दीपक शर्मा, तुमने वेल को शार्क बना डाला। वाह वाह वाह, मेरे शेर, मेरे चीते, ये उम्मीद थी मुझे तुमसे। वो वेल थी, शार्क नहीं थी। दीपक शर्मा, दीपक शर्मा, थोड़ा सा शर्माओ, थोड़ा सा शर्माओ बाबू, थोड़ा शर्माओ तुम। वो वेल थी। हाँ वो वेल थी। चलो, इसने फिश किसने कर दिया? जेड गेमिंग। अपनी तरफ से फिश मत करो, वेल है भाई, वेल। एक मछली तो इतनी सी भी होती है, वेल बहुत बड़ी होती है। तुमने तो मुझे मिनी हार्ट अटैक दे दिया था शार्क बोल के। अरे भाई साहब, शार्क को कौन मारेगा? शार्क तो सबको मार देगी। मदर अर्थ से हम क्या लेसन सीख सकते हैं? मदर अर्थ से हम ये लेसन सीख सकते हैं कि आफ्टर अ डीप साइलेंस देयर इज अ लाइफ आफ्टर वर्ड्स। इसके बाद भी एक लाइफ होती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। वो जो लास्ट लाइन हमने देखी थी वो इसका आंसर हो जाता है। जैसे ये था, मदर ऑफ लेट बट दैट आफ्टर डेथ व्हाट सीम्स लाइफलेस एट वन पॉइंट कैन लेटर रिजुविनेट सिंबलाइजिंग द साइकिल्स ऑफ लाइफ एंड रिन्यूअल। ये लाइन लर्न कर लेना, काम में आ जाएगी। अगर अपनी तरफ से लिख सकते हो तो लिख लेना, वरना ये लाइन लर्न कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कि आफ्टर डेथ देयर इज अ न्यू बिगिनिंग या देयर इज अ न्यू साइकिल ऑफ लाइफ। गिव एग्जांपल्स फ्रॉम कीपिंग क्वाइट टू शो दैट
नरूडा वॉज पीस लविंग। क्वाइट से, कीपिंग क्वाइट से बताओ कि नरूडा पीस लविंग थे, तो वॉर को मना कर रहे थे, फिशरमैन को मना कर रहे थे, कोई से भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। व्हाट डज नरूडा विश फिशरमैन एंड वॉर मॉन्गर्स टू डू? बार बार वॉर मॉन्गर से वो कह रहे थे कि देयर शुड बी नो वॉर नहीं होनी चाहिए, वॉर विद गैसेस, वॉर विद फायर नहीं होना चाहिए, लेट्स सिट टुगेदर इन साइलेंस विद योर ब्रदर्स, ब्रदर के साथ बैठो। और फिशरमैन से कह रहे थे डू नॉट हार्म व्हेल्स, नॉट शार्क्स। अच्छा चल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें किसका पूछ लिया? अच्छा, लेटर लिखवाया है, ये तो ये सीधा कर लो क्या। थिंग ऑफ ब्यूटी। और इसके अब देखते हैं मेरा बच्चा एनसीईआरटी। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? क्या मिलता है? हम रोल ऑफ स्टिलनेस का क्या मिल जाता है, क्या फायदा होता है? वी कैन अंडरस्टैंड एंड इंट्रोस्पेक्ट अवरसेल्व्स, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड सकते हैं और क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? आपको लगता है कि पोइट एडवोकेट करता है टोटल इनएक्टिविटी और डेथ? नो, द पोइट डज नॉट वांट द पोइट वांट्स नो ट्रक विद डेथ। वो कोई ट्रक विद डेथ नहीं चाहता। He doesn't mean total inactivity. He just wants to introspect and understand ourselves in a better way to achieve peace. What is the sadness that the poet refers to in the poem? Sadness क्या है? Of not understanding ourselves. Sadness का मतलब क्या था पोइट का? कि हमारे अंदर sadness है कि हम खुद को समझ नहीं पाते। बार बार ये क्वेश्चन आया था, अभी इसमें भी आया था ना, कि क्या sadness है? कि we do not understand ourselves. हम अपने आप को understand नहीं कर पाते। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? के लाइफ हो सकती है apparent stillness भी। The poet involves the symbol of sea। का बताया कि जो